Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 7, Evolution, and this is the part 1 video of this chapter. So question number 1, which of the following is used as an atmospheric pollution indicator? Atmospheric pollution indicator के लिए कौन सा इनमें से इन ऑप्शंस में है? ऑप्शन है लेपिडोप्टेरा, लाइकेन, लाइकोपर्सिकॉन एंड लाइकोपोडियम। चारों के बारे में समझते हैं। लेपिडोप्टेरा जो है इट इज एन ऑर्डर ऑफ इंसेक्टा। ठीक है, किसका ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ इंसेक्टा ग्रुप। और इंसेक्टा ग्रुप किसमें होता है? इंसेक्टा होता है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। ओके, आर्थ्रोपोडा में आपके एग्जांपल्स आते हैं जैसे बटरफ्लाई, मॉथ, ये सब इसमें आते हैं। तो ये लेपिडोप्टेरन्स होते हैं। तो लेपिडोप्टेरन्स जो है वो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर नहीं होते। देन है लाइकेंस। लाइकेंस जो है वो बने होते हैं फंगस प्लस एल्गी के एसोसिएशन से। ठीक है, फंगस और एल्गी ये लाइकेन है। तो ये किसका है? फंगस और एल्गी का एसोसिएशन है। एसोसिएशन कैसा होगा? सिम्बायोटिक होगा, यानी कि दोनों को एक दूसरे से हेल्प मिलेगी। ठीक है, फंगस को भी एल्गी से और एल्गी को फंगस से। जैसे एल्गी जो है वो खाना बना के देगा फंगस को, और फंगस जो है उसको जो भी एब्जॉर्व किया है उसने, वाटर या मिनरल्स को एब्जॉर्व किया, उसको वो एल्गी को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या आप कह सकते हो म्यूचुअलिज्म। दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरीके का। तो ये जो लाइकेंस होते हैं ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। जिस भी जगह पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा वहां पे आपको लाइकेंस कभी नहीं दिखेंगे। इवन ये जो अगर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर की बात की जाए तो एकदम स्पेसिफिक अगर किसी पोल्यूशन इंडिकेटर का इंडिकेटर है ये, तो ये है SO2 का, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का। जिस भी जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होगा उस जगह पे ये लाइकेंस ग्रो नहीं करेगा। तो ये एज ए इंडिकेटर फॉर्म करता है कि ये वाली जगह पे, जिस भी जगह पे लाइकेन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे SO2 का बहुत ज्यादा रेंज है। ओके, तो लाइकेंस जो है इसका आंसर हो जाएगा। लाइकोपर्सिकॉन क्या होता है? लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, इट इज अ बोटानिकल नेम ऑफ टोमेटो। टमाटर का बोटानिकल नेम है। लाइकोपोडियम, ये जो आपको दिख रहा है, लाइकोपोडियम जो है वो टेरिडोफाइटा है। ठीक है, जहां से आपके वास्कुलर सिस्टम जो है वो शुरू होता है, उसके पहले तो वास्कुलर सिस्टम होता ही नहीं है। ये जो लाइकोपोडियम है इसको हम लोग ग्राउंड पाइन्स कहते हैं, या इसको हम लोग क्लब मॉस कहते हैं, क्लब मॉस भी कहते हैं। इसको हम लोग ट्रेलिंग एवरग्रीन भी कहते हैं। ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर का होता है, तो ट्रेलिंग एवरग्रीन भी कहते हैं। ये सब इसके कॉमन नेम है लाइकोपोडियम क्लेविटम के। एंड लाइकोपोडियम क्लेविटम इज अ टेरिडोफाइटा। तो ये भी आपका पोल्यूशन इंडिकेटर नहीं है। लाइकेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1. Now question number 2, the theory of spontaneous generation stated that. Spontaneous generation क्या होता है? Spontaneous generation वो है जिसमें बताया गया था कि लाइफ जो है किसी भी नॉन लिविंग थिंग से जनरेट हो सकती है। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस यानी कि लाइफ से नहीं, लाइफ बल्कि नॉन लिविंग चीज से जो है ओरिजिनेट कर जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा था कि कोई फ्रॉग जो है वो किसी भी जगह पे, अगर मान लीजिए आप बहुत स्वेटी शर्ट रख दें तो वहां पे माइस, वहां पे चूहे जो है वो अपने आप पैदा हो जाएंगे, या फिर जब बारिश होती है तो अपने आप फ्रॉग जो है वो पैदा हो जाते हैं। ठीक है, कोई मीट सड़ रहा हो तो अपने आप जो है वहां पे फ्लाइज पैदा हो जाते हैं। तो ये इन्होंने बताया था। बताया किसने था स्पॉन्टेनियस जनरेशन? ये बताया था एरिस्टोटल ने। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज गिवन बाय एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल साहब ने बताया था कि लाइफ जो है इट कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। ये नॉन लिविंग थिंग से अराइज कर जाती है। ठीक है, ये इन्होंने बताया था। जो ये आपके स्पॉन्टेनियस जनरेशंस हैं, इसको आप एबायोजेनेसिस भी कहते हैं, और ये लगभग 2000 साल तक लोग यही समझते रहे कि इसी तरीके से होता होगा। मतलब बारिश होती होगी तो अपने आप मेंढक पैदा हो जाते होंगे, ऐसा लोगों का मानना था उस टाइम पे। अब ऐसा हम नहीं मानते। ठीक है, तो ये है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसका आंसर है 2 का C, लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। ये दोनों ही चलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन पे। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे एनिमल हस्बेंड्री का मैं फॉर एग्जाम्पल ले लूं, जैसे मान लीजिए एक जर्सी गाय है। आपको पता है कि जो जर्सी गाय होती है उसका मिल्क का प्रोडक्शन
बहुत हाई होता है, यानी कि बहुत ज्यादा मिल्क को प्रोड्यूस करती है। यानी कि इसका अगर हम डीएनए देखें तो इसके डीएनए में कोई एक जीन होगा जो कि जीन रिस्पॉन्सिबल है इस टाइप के मिल्क के लिए, यानी कि इतने ज्यादा अमाउंट के मिल्क के लिए। ठीक है, हमारी कोई लोकल काउ हम ले लें, ठीक है, उसमें आपको पता है कि मिल्क का प्रोडक्शन अगर जर्सी गाय से कंपेयर किया जाए तो काफी कम होता है। तो हम क्या करें, ये जीन को हम इस जो लोकल गाय है उसके डीएनए में इंसर्ट कर दें। तो इंसर्ट करने से क्या होगा कि जितना मिल्क ये जो सिक्रीट कर रहा है उतना ही ये भी मिल्क सिक्रीट करने लगेगा, यानी कि लोकल जो काव है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसी तरीके से प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी देखिए आप क्या करते हैं, हम लोग जो नॉन स्पेसिफिक है उनका ब्रीडिंग करा देते हैं, या फिर डिफरेंट जीनस का भी कई बार ब्रीडिंग करा देते हैं। इंटरजेनेरिक या इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, ये सब हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं। जैसे आप लोग को आजकल एग्जांपल दिख रहा होगा, जैसे रोज, वो ब्लैक कलर का भी दिख रहा है, ब्लू कलर का भी दिख रहा है। जनरली ये नहीं पाया जाता, ब्रीडिंग में ये सारी चीजें हम लोग खुद से जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 का बी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये सारी चीजें आर्टिफिशियली ही आप सेलेक्ट कर रहे हो, नेचर इसको किसी भी तरीके से सेलेक्ट नहीं करता, क्योंकि नेचर हमेशा 2 स्पीशीज के बीच में ही ब्रीडिंग करवाता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आप कहीं भी ब्रीडिंग करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का पी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन रेफर्स टू द, किसको रेफर कर रहा है? तो पैलेंटोलॉजी के बारे में अगर आप समझना चाहो तो पैलेंटोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल। किसकी स्टडी हो रही है? स्टडी ऑफ फॉसिल। अब फॉसिल कैसा? जैसे मान लीजिए कोई एक इंसेक्ट है जो ट्री जो है उससे जो गम्स निकलते हैं, जो रेजिन निकलते हैं, उसमें जाके फंस गया कोई इंसेक्ट, कोई मॉस्किटो। ठीक है, तो इसको हम कहने लगे अंबर। तो उस अंबर में क्या होता है? AMBER। अंबर में क्या है? मान लीजिए मॉस्किटो है, तो जिस स्थिति में ये मॉस्किटो उसके अंदर फंसा था वो उसी स्थिति में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक उसी स्थिति में रहेगा। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया? ये फॉसिल जनरेट हो गया उस पर्टिकुलर मॉस्किटो का। ठीक है, या फिर आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, आइस में हम किसी इंसान को रख देते हैं, अगर वो उसकी डेथ हो गई तो जिस स्थिति में उसकी डेथ हुई है वो उसी स्थिति में काफी टाइम तक वो मेंटेन रह जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है फॉसिल है, ये इसके अंदर हम पढ़ते हैं। फॉसिल में हम पेट्रिफाइड फॉसिल, कंप्रेशन, इम्प्रेशन, कोप्रोलाइट्स, ट्रेल्स या पैलिनो फॉसिल, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉसिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। और ये इवोल्यूशन के एविडेंसेस को बताता है। हमने फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे ट्रेल्स की, तो इस तरीके से हमको ट्रेल्स मिले डायनासोर के। तो इससे हमको पता चला कि हाँ, पहले डायनासोर हुआ करते थे जिनके पांव के पंजे कुछ नीचे की तरफ जो है वो कुछ इस तरीके का था। ठीक है, तो ये ट्रेल से हमको पता चला कि इस तरीके का उनका पांव था। या कोप्रोलाइट्स, जो डायनासोर्स के जो फीसेस होते हैं, उनको उस कोप्रोलाइट को जब हमने देखा, जब हमने टेस्ट किया, तो हमको पता चला अच्छा उस टाइम का ऐसा वेजिटेशन हुआ करता था, ये जानवर इस तरीके की चीजें खाते थे। तो हमने ये फॉसिल्स के थ्रू ही जाना है ये सारी चीजें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, bones of forelimb of whale, bat, cheetah and man are similar in structure। ये सब के सब सिमिलर स्ट्रक्चर है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखना है, ये देखिए मैन का, देखिए ये है आपका ह्यूमरस, ये आपका रेडियस और अल्ना, रेडियस एंड अल्ना है। फिर यहाँ पे आपका कार्पल्स है, कार्पल्स के बाद है आपके मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स के बाद है आपके फेलेंजेस। ये बोन्स के नाम है। ठीक है, यही चीज, ये सारे के सारे बोन्स आपको चीता में भी दिखेंगे, ये वेल में भी दिखेंगे। वेल में ऑल दो इन्होंने सिर्फ इतना हिस्सा, जो आपको ये चीता का जो नीचे वाला हिस्सा है, इतना ही हिस्सा इन्होंने वेल का दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर आपके कार्पल्स हैं, फिर मेटाकार्पल्स है, फिर आपके फेलेंजेस हैं। जो उंगलियां होती है ना, वो फेलेंजेस है, उसमें उसकी बोन्स को फेलेंजेस कहते हैं। सेम ऐसा ही बैट में, यानी कि आप कह सकते हो कि जो इनके एंसेस्टर हैं, वो एंसेस्टर जो है वो सेम थे, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट हो गया। अब ये फंक्शन डिफरेंट कैसे हो गया? जितने भी फंक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। 4 फंक्शन, यानी कि फंक्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 फंक्शन है आपके। जैसे मैन का फंक्शन देखिए, हाथ से कोई भी चीज पकड़ सकते हैं, कोई भी चीज को पुश या पुल कर सकते हैं। चीता इससे रन करता है, वेल इससे जो है वो स्विम करती है, जो आपका बैट है वो इससे फ्लाई करते हैं। यानी कि सबका फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन एंसेस्ट्री सेम है। यानी कि ओरिजिन ऑफ बोन जो है वो देखिए आपको सेम दिख रहा है। तो दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। तो यानी कि जो आपका होमोलोगस स्ट्रक्चर, ये सब क्या है? ये सब के सब आपके होमोलोगस स्ट्रक्चर है।
ठीक है, होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओरिजिन जो है वो सेम होता है, यानी कि जो एंसेस्टर होगा वो सेम होगा लेकिन इसके फंक्शन डिफरेंट होंगे। तो जब इस तरीके का आपको दिखता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यानी कि जो आपका होमोलोगस स्ट्रक्चर है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है। लेकिन एनालॉगस स्ट्रक्चर, जो एनालॉगस स्ट्रक्चर है, एनालॉगस स्ट्रक्चर में क्या आते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर में जैसे मान लीजिए पोटैटो का स्टेम है, आपको पता है ना पोटैटो जो है वो क्या है, स्टेम है। और जो स्वीट पोटैटो होता है, ये भी तो पोटैटो है, तो जो स्वीट पोटैटो होता है वो क्या है, वो रूट है, रिजर्व्ड रूट या स्टोर्ड रूट जिसको आप कहते हो। दोनों का फंक्शन स्टोरेज है, दोनों का फंक्शन स्टोरेज, यानी कि यहाँ भी वो स्टार्च को जो है स्टोर करके रख रहा है, यहाँ भी वो ग्लूकोज को जो है वो स्टोर करके रख रहा है, यानी कि दोनों स्टोरेज का काम कर रहे हैं। तो फंक्शन देखिए यहाँ डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन पोटैटो स्टेम है और स्वीट पोटैटो रूट है, यानी कि यहाँ पे जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। आपका पोटैटो किसी का एंसेस्टर कोई और है, एंसेस्टर 1, और जो आपका स्वीट पोटैटो है उसका एंसेस्टर कोई और है, ओरिजिन 2, लेकिन इससे जो फंक्शन बन रहा है वो एक ही बन रहा है। तो ये देखिए कन्वर्जेंट, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यही आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एनालोगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू, किससे अराइज हो रहे हैं, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से अराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, होमोलोगस स्ट्रक्चर किसका रिजल्ट है, डाइवर्जेंट का, एनालोगस स्ट्रक्चर किसका रिजल्ट है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। ठीक है, आई गेस आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।